हेलो बच्चों, आज हम प्लस टू फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो मैंने डील किया था वो था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझा था और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। अब इस लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन की बात आते ही जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू थी आई वाज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए ई टाउ बाय एम। दैट इज हमने देखा था कि आई की वैल्यू कुछ स्टैंडर्ड चीजों पे डिपेंड करती है। अब हम इसके बेस पर ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट वाज ओम्स लॉ? जो हमने 10th क्लास में पढ़ा वही सेम डेफिनेशन है। जो ओम्स लॉ है या जो भी कोई लॉ होता है उसकी डेफिनेशन कभी नहीं चेंज होती। ओम्स लॉ it states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of a conductor। मतलब अगर मैं एक कंडक्टर लेता हूं तो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो इसके पोटेंशियल जो डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा दोनों सिरों के अक्रॉस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन इज केप्ट कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशंस लाइक हमारा जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड सो ऑन, बड़ी कंडीशंस हैं। तो जनरली हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर रहा हूं दैट इज V, the potential difference is V and the current is I। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से हमने देखा जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है V की, लेकिन I प्रोपोर्शनल टू V, या फिर हम कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और हम जानते हैं जब भी एक प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। इस केस में जो कांस्टेंट आएगा दैट इज V इक्वल टू आई आर। हमारा I जो है करंट है V के प्रोपोर्शनल था, दैट मींस V हमारा I के प्रोपोर्शनल भी होगा, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू R। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इस केस में कांस्टेंट आता है R, और यही ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। and R is a constant known as the resistance of a conductor, is known as the resistance of a conductor। अब हम जानते हैं रेजिस्टेंस जो है कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ना कि उसके किसी और डायमेंशंस पे। इसके बेस पर हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लास्ट जो था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, दैट इज द रिलेशन बिटवीन I and VD। I was equal to NEA VD NEA VD, और इसकी वैल्यू VD की पुट करने पर NEA E टाउ बाय M। E एक साथ रख देते हैं, कोई वैल्यू हो जाएगी NE स्क्वायर A E टाउ बाय M। ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो इस टॉपिक में अब इस वैल्यू को हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने के बाद हुआ, को जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे निकाला जा सकता है एज I इज इक्वल टू, इस केस में हो जाएगा NE स्क्वायर A B टाउ बाय M L। जैसे कि हम जानते हैं E इज इक्वल टू V बाय L, जैसे कि हम जानते हैं E इज इक्वल टू V बाय L, वैल्यू पुट ऑन करने पर NE स्क्वायर A टाउ बाय M L, दैट इज NE स्क्वायर A V टाउ बाय M L, वही वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो ओम्स लॉ है अगर मैं वहां से निकालना चाहूं तो इस लॉ से मैं निकाल सकता हूं V बाय I इज कांस्टेंट दैट इज R। V बाय I इज कांस्टेंट दैट इज R। अब ये भी इस साइड है, I इस साइड है, तो मैं ऑटोमेटिकली I उस साइड ले जाता हूं और बाकी सब चीजें मेरी इस साइड रह जाएंगी, दैट इज V बाय I इज इक्वल टू ML बाय NE स्क्वायर A टाउ। V by I is equal to ML by NE square A tau। अब इस चीज को देखा जाए, M was the mass of electron, M was the mass of electron, L length of a conductor हमने पहले ही कांस्टेंट कह दी, N was the number density, E was the charging electron, A area of cross section physical condition कांस्टेंट कर दी, average relaxation time is again constant। मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी और दिस इज इक्वल टू R जो हम ओम्स लॉ में कहते हैं। फिर से देखिए हमने क्या किया था, I और VD का रिलेशन जब पढ़ा था तो I वाज इक्वल टू NEA VD, NEA VD, VD की वैल्यू पुट ऑन करने पे हमारे पास आ गया NEA E टाउ बाय M। अब हम जानते हैं E वाज V बाय L, V बाय L, वैल्यू पुट ऑन करने पर मैंने V बाय I की वैल्यू कर ली दैट इज ML बाय NE स्क्वायर A टाउ।
और ये सारी चीज कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? अब हमारे पास एक नई क्वांटिटी है, दैट इज द रेजिस्टेंस। अब इसको हम डिफाइन भी करते हैं, इट इज द ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। बड़ी सिंपल सी हम डेफिनेशन कहते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ फॉर बायगा, द रेजिस्टेंस ऑफ फॉर बायगा कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर ही हम जानते हैं, जैसे कि पहला श्रेणी में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, जिसके कारण उनकी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जीज लॉस हो जाती है, और वही हमारा मेन रेजिस्टेंस का कारण है। इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी कहा जा सकता है, सिंपल रेजिस्टेंस भी कहा जा सकता है। दोनों की डेफिनेशन एक ही है, दैट इज द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, दैट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट करंट को फ्लो होने से, या फिर इट इज द फिक्स्ड रेशियो ऑफ वी बाय आई। अगर किसी भी कंडक्टर में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने वी अप्लाई किया और करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो रेशियो होगी दैट इज वी बाय आई इज अगेन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये सिंपल नोन एज रेजिस्टेंस। काफी बार इसकी जो यूनिट है वो एक्सटेंडेड यूनिट है जो हम यूज करते हैं, दैट इज ओम। एक साइंटिस्ट के नाम पे है, ऑटोमेटिकली जब पहला अक्षर आएगा वो छोटा आएगा और इसका सिंबल हो जाएगा। इसकी यूनिट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, वी हैव टू राइट फुल OHM। OHM, हाँ, वी हैव अ सिंबल और इट इज इन द शेप ऑफ दिस ओमेगा, दिस इज इन द शेप ऑफ ओमेगा। अब यहाँ से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, दैट इज V बाय I, और वहां से इसकी वैल्यू आएगी M1 L2 T-3 A-2। जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज, तो वहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। I इज स्टैंडर्ड A into T, A into T, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी M1 L2 T-3 A-2, M1 L2 T-3 A-2। Is it clear? अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है, दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दैट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस को देखा, R, अब हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस की मेरी वैल्यू आई थी, वो आई थी मेरी वैल्यू दैट इज ML by NE² A tau, ML by NE² A tau। अब कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट है, लेकिन अगर उसकी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट ना रखा जाए, अगर मैं उसकी फिजिकल कंडीशंस को ही चेंज कर दूं, स्पेशली उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को, दैट इज उसकी फिजिकल डायमेंशंस को ही सिर्फ, तो हमारा M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, N नंबर डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, E दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, एवरेज रिएक्शन टाइम टाउ एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। अगर हम मटेरियल चेंज करते हैं कोई ऑफकोर्स चेंज होगा, बट अगर मैं मटेरियल चेंज नहीं करता, मटेरियल की डायमेंशन चेंज करता हूं, दैट इज मैंने उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, मैंने एरिया ऑफ सेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया, तो उस केस में सिर्फ लेंथ और एरिया चेंज हो सकता है, बाकी वैल्यूज हमारी कांस्टेंट रहती है, बाकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती है। तो आर हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एल के, और कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है ए के, और ये एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा बाय द सेम रेशियो एज द लेंथ इज इंक्रीज, और एरिया क्रॉस सेक्शन में अगर इंक्रीज करता हूं तो मेरा उसी रेशियो के हिसाब से मेरी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। डेली लाइफ में भी हमने देखा है कि जब भी हम एक थिक वायर यूज करते हैं, वी आर यूजिंग हैवी करंट, मतलब हमारा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ही हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाया है, तो जहां भी ज्यादा करंट की वायर होगी ऑटोमेटिकली उसका एरिया ज्यादा होगा, और जहां कम करंट की वायर होगी ऑटोमेटिकली उसकी एरिया कम होगा। लेंथ इज ए जनरल नेचर, क्योंकि एक मटेरियल की ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन मींस इलेक्ट्रॉन कोलिजन सफर करेंगे, उनके एनर्जी लॉस होगी, तो जितनी बड़ी लेंथ होगी ऑफ कोर्स उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। तो यहां से हम कंबाइन कर देते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। इसमें एक कांस्टेंट आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो L by A। इस सिंबल को नाम दिया गया रो।
उसको नाम दिया गया था ओमेगा, इस सिंबल को नाम दिया गया रो। और यही है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यही है हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इन दोनों में देखें, अगर हम रेजिस्टेंस को देखें तो लेंथ और एरिया के हिसाब से हमारी रो की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल। यहां से हम उसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी इसकी, दैट इज m1 l3 t minus 3 a minus 2, दैट इज ऑटोमेटिकली सिर्फ एक लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही r वाली डायमेंशन रहेगी, सिर्फ मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी, सिर्फ लेंथ से मल्टीप्लाई कर दी। अगर ऑटोमेटिकली आपने इसकी याद कर ली, इसकी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो हमारा है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज एल एंड ए। नहीं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा, अगर मेरे पास कॉपर है उसकी चाहे जो मर्जी लेंथ ले लो वो उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि आर डिपेंड करता है, आर जिस रेशियो में उसे इंक्रीज करने की कोशिश करेगा एल और ए उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस इट इज परफेक्टली कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल एट अ गिवन टेम्परेचर। अगर मटेरियल कांस्टेंट है मतलब मटेरियल मेरा चेंज नहीं हुआ और मेरा टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इट्स ऑलवेज कांस्टेंट। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।